आज हम लोग मैथ्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5 पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 पर आधारित, जैसा कि हम जानते हैं मैथ्स 1 का पेपर जो होता है वो 40 मार्क का होता है और उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में केवल हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो बीज गणित का 3 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सवाल आपको दिए रहेंगे, केवल एक सवाल हल करना है। उन दोनों में से कोई भी एक सवाल आपको हल करना है और एक सवाल वो 3 मार्क्स का होता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी प्रश्न आपको आएंगे वो रचनात्मक स्वरूप के होंगे, यानी युगपत समीकरण के, वर्ग समीकरण के या अंक गणितीय श्रृंखला। तो जो भी चैप्टर्स आपके पास अभी इस साल आने वाले हैं उनमें से जो भी रचनात्मक स्वरूप के सवाल होंगे, वो सवाल, उन सवालों में से कोई भी सवाल आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है हमारा युगपत रेखीय समीकरण, जिसे हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। और 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस by बराबर c, उस रूप का उपयोग करते हुए हमें वर्ग समीकरण, युगपत समीकरण बनाने के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि रचनात्मक स्वरूप के होते हैं। तो सेम इसी प्रकार आपको दूसरा चैप्टर जो है आपका जो वर्ग समीकरण है उस पे, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला या संभाव्यता, उस पर आधारित जो रचनात्मक सवाल है उनका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपको 2 चरांक वाले दो चरांक वाले, और इन 2 चरांक में आपको क्या लेना है, x, y, यानी x y का उपयोग करना है। रेखीय समीकरण, युगपत रेखीय समीकरण पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न तैयार कीजिए। शाब्दिक प्रश्न की रचना इस प्रकार करो कि किसी एक चरांक का मान 10, और ये 10 जो होगा वो व्यक्ति भी हो सकता है या रुपए हो सकता है या मीटर हो सकता है या वर्ष में हो सकता है, और साथ में इसे हल भी करने के लिए बोला गया, इसे हल करो। तो इस तरह का चैप्टर फर्स्ट से आपको रचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि युगपत समीकरण पर आधारित है। इसे हल भी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जो आपको दिया गया है उसे पढ़ना है और उस पर आधारित एक सवाल बनाना है। सवाल में आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसका ट्रिक आपको उस प्रश्न में ही दिया गया है। प्रश्न में बोला है कि जो आपको 2 चरांक हैं x और y, उनमें से किसी भी एक का मान आपको 10 हो सकता है।
अब उस संख्या में 10 होगा, लेकिन वो 10 व्यक्ति भी हो सकता है, उसके साथ जो इकाई लगेगी वो व्यक्ति भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, या वर्ष में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न दिया है इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो जब इसका आप हल देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, शाब्दिक प्रश्न, यानी वो जो क्वेश्चन दिया था उसका आपको शाब्दिक प्रश्न देना है। तो आपका जो शाब्दिक प्रश्न होगा, अब यहाँ पे 2 चरांक आपको सवाल में बोला गया है, तो सवाल में 2 चरांक का अर्थ है कि वो लंबाई चौड़ाई भी हो सकता है। ठीक है, या अगर वर्ष में हम लोग निकालना चाहे तो किसी भी 2 व्यक्ति का नाम पर भी सवाल बन सकता है। तो हम लोग एकदम आसान है, हम लोग आयत आयत होता है, आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, उस प्रश्न को आसानी से हम बना सकते हैं। तो जो प्रश्न हम लोग बना सकते हैं वो क्या हो सकता है, किसी आयताकार भूखंड, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड की परिमिति, यदि भूखंड की परिमिति 70 मीटर हो तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करो। भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये तो आपको जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न पर आधारित हमने शाब्दिक प्रश्न बनाए हैं। तो शाब्दिक प्रश्न क्या है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक हो या अधिक है, यदि भूखंड की परिमिति 70 मीटर है तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो आपने सवाल बना दिया। अब ये प्रश्न 3 नंबर का है, तो अगर आपने सवाल बना दिया तो आपको 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, क्योंकि इसमें हल भी करने के लिए बोला गया है। तो 1 नंबर आपको सवाल बनाने पर है और 2 नंबर इसके हल पर होगा। तो अब जो हमने सवाल बनाया है उसे हमें हल करना है, तो हम लोग हल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का हल, जो पहला प्रश्न था, अब हमने लंबाई और चौड़ाई लिया है 2 चरांक का। तो हम लोग मानेंगे पहले कि माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमने लिया है, तो किसी भी एक का मान हमें, अब यहाँ पे सवाल में बोला है कि चौड़ाई हमने ज्ञात करना है, जो हमने प्रश्न बनाया, तो हम लोग चौड़ाई को ही एक्स ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना भूखंड की चौड़ाई क्या है, एक्स है। माना भूखंड की चौड़ाई एक्स मीटर तथा लंबाई वाई मीटर है। लंबाई वाई मीटर है। देखो सवाल में हमें बोला गया था कि आपको 2 चरण का उपयोग करना है और एक्स और वाई का ही। तो हमने मान लिया कि लंबाई आपको, चौड़ाई क्या है, एक्स है, लंबाई वाई है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई भी ले सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका जो आने वाला है वही आएगा। ठीक है, अब पहली शर्त के अनुसार सवाल में 2 शर्त हैं, तो पहली शर्त क्या है आपकी, यानी प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार
तो आपकी जो पहली शर्त है, पहली शर्त में क्या बोला है आपको कि लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो आपकी लंबाई क्या है, आप देखोगे तो हमारी जो लंबाई है वो हमने y माना है। तो y बराबर और लंबाई क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, जो हमने प्रश्न बनाया था उसमें। तो चौड़ाई हमारा क्या है, x हमने माना है, तो x और प्लस 15 अधिक है, इसलिए हमने यहाँ जोड़ रहे हैं। तो y बराबर x प्लस 15। अब अगर हमें इसे समीकरण बनाना है तो हम लोग x और y, क्योंकि जो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण अर्थात तो युगपत रेखीय समीकरण का जो सामान्य रूप है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, उसमें x और y दोनों एक पक्ष में होगा और संख्या दूसरे पक्ष में। तो हम लोग क्या करते हैं, y को x की जगह x की तरफ ले जाते हैं और संख्या को y की तरफ। ठीक है, तो जब भी कोई पद बाएं से दाएं अर्थात बराबर के बाएं से बराबर के दाहिनी तरफ या दाहिनी तरफ से बाईं तरफ पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो इस प्रकार जो समीकरण आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x अपनी जगह पे है, y उस तरफ गया तो माइनस वाई, और 15 y की तरफ आया तो वो माइनस 15। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। सेम आपको उस जो हमने प्रश्न बनाया था उसमें एक दूसरी शर्त थी, तो दूसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में आप देखोगे कि आपको बोला गया था कि भूखंड की परिमिति जो कि आयताकार है, तो हमें पता है कि आयत की परिमिति क्या होती है। आयत की परिमिति 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की परिमिति का सूत्र जो होता है वो 2 आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई यानी l और चौड़ाई यानी b, l प्लस बी। तो इसी रूप में हमें वो दूसरी शर्त बना देनी है। तो आप देखोगे कि आपको परिमिति क्या दिया था, परिमिति हमें दिया था 70 और 2, लंबाई हमारा क्या है y और चौड़ाई क्या है x। ठीक है, तो ये जो 2 दाहिनी तरफ है वो बाईं तरफ आके भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x धन y इज इक्वल टू 35। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। तो इस तरह हमने 2 समीकरण बना लिया। अब इसका हल भी हमें प्राप्त करना है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -15। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, अब युगपत रेखीय समीकरण हल करते समय हमें क्या ध्यान देना है, दोनों ही समीकरण में किसी एक चरांक का मान या एक चरांक का गुणांक, दोनों ही समीकरण में से किसी भी एक चरांक का गुणांक समान होना चाहिए, और जिसका गुणांक समान होगा उसी का चिन्ह हम लोग ध्यान देंगे। यदि दोनों का चिन्ह समान है, समान अर्थात दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग घटाएंगे। यहाँ संख्या से थोड़ा विपरीत होता है। और यदि जिसका गुणांक समान है जिस चरांक का, यदि उसका चिन्ह विपरीत है, विपरीत अर्थात एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ या घटा करके उसका मान प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि अब पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर -15 है और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 35 है। तो समीकरण 1 और 2 में हम लोग ध्यान देंगे दोनों ही चरांक का गुणांक बराबर है। ठीक है, तो यदि हम लोग x का गुणांक ध्यान में रखते हैं तो हम लोग घटाएंगे, क्यों, क्योंकि x का गुणांक समान है और x का चिन्ह जो है वो प्लस है दोनों में, समीकरण 1 में भी x का चिन्ह प्लस है और 2 में भी। और अगर y का ध्यान में रखते हैं तो y का चिन्ह विपरीत है, प्लस और माइनस, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं।
समीकरण 1 धन 2। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर -15, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। और हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो जोड़ते समय इसका मतलब हमने y की गुणांक को ध्यान में रखा और y का चिन्ह अलग अलग है, तो ये y कट जाएगा। और जब y कट जाएगा तो फिर x और x को जोड़ देंगे तो 2x बराबर, और यहाँ 35 प्लस में है और -15 है, तो 35 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और फिर ये 2 का भाग आपको दे देना है उसमें, तो x का मान आ जाएगा 20 में 2 का भाग दोगे, 2 दाम में 20 कट जाएगा। इस प्रकार आपको x का मान 10 आ जाएगा, जो कि आपको चौड़ाई निकालना था। तो किसी भी एक का आंसर आपको 10 बोला गया था, तो आपका वो आ गया आंसर। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, आयताकार भूखंड की चौड़ाई आयताकार भूखंड की चौड़ाई 10 मीटर है। इस तरह जो प्रश्न हमने बनाया था उसका आंसर हमने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह के रचनात्मक सवाल आपको पहले चैप्टर अर्थात युगपत रेखीय समीकरण, जिसे हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं, उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। या सेम इसी प्रकार पर अगर हम लोग दूसरा एक सवाल देखें तो आपको सेकंड चैप्टर से भी ऐसे ही प्रश्न हो सकते हैं। दूसरे चैप्टर से आपको यानी वर्ग समीकरण, अब वर्ग समीकरण पर अगर आप सवाल आता है आपको, तो आपको ध्यान देना है कि वर्ग समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर भी आपको दिया है कि वर्ग समीकरण पर आधारित प्रश्न क्या पूछा है आपको, जो प्रश्न दिया है वर्ग समीकरण पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न की रचना इस प्रकार करो कि उसका एक उत्तर एक उत्तर 20, और ये 20 क्या होगा, ये वर्ष हो सकता है, रुपए हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, और इसे हल भी करना है। तो जैसे हमने पहले चैप्टर पर आधारित प्रश्न बनाया था, सेम उसी तरह यहाँ वर्ग समीकरण पर आधारित जो सवाल आपको पूछा गया है उस पर भी एक प्रश्न बनाना है और साथ में उसे हल भी करना है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ग समीकरण पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न की रचना करना है आपको, यानी एक शाब्दिक प्रश्न बनाना है, और शाब्दिक प्रश्न को बनाने के बाद में इस शाब्दिक प्रश्न को हल भी करना है। लेकिन ध्यान देना है कि उसमें जो भी आप शाब्दिक प्रश्न बनाओगे उसका उत्तर एक आना चाहिए 20। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके शाब्दिक प्रश्न की रचना करते हैं। तो जो शाब्दिक प्रश्न इस पर बन सकता है
यहाँ पर देखो उत्तर में आपको बोला था वर्ष में भी हो सकता है, रुपए में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वर्ष पर आधारित हम लोग प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। तो वो प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु तथा 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु, उसकी मतलब रमेश की आयु, उसकी आयु का गुणनफल, गुणनफल 360 है, 360 है। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो, रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। तो इस तरह जो वर्ग समीकरण है दूसरा चैप्टर हमारा, उसमें जो रचनात्मक प्रश्न हो सकता है वो क्या हो सकता है, जैसे आपको एक प्रश्न दिया है, बोला है शाब्दिक प्रश्न तैयार कीजिए। तो शाब्दिक प्रश्न में बोला था कि उत्तर आपका 20 आना चाहिए। तो हमने शाब्दिक प्रश्न बना दिया, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु तथा 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद रमेश की आयु का गुणनफल कितना है, 360। तो रमेश की वर्तमान आयु मतलब आज की उम्र उसकी कितनी, वो हमें निकालना है। तो ये तो रहा शाब्दिक प्रश्न। अब साथ में इसे हल भी करना है, और चूंकि ये सवाल हमारा वर्ग समीकरण से है तो इसलिए अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो इस प्रश्न का जो हल पहले हम लोग मानेंगे, माना रमेश की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, क्योंकि ये वर्ग समीकरण का प्रश्न है तो एक चरांक वाला क्वेश्चन है, और वर्ग समीकरण का सामान्य रूप क्या है, ax² + bx + c = 0। तो मानेंगे, माना रमेश की वर्तमान आयु जो हमें निकालना है उसी को हम लोग मानेंगे, माना रमेश की वर्तमान आयु रमेश की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, यानी आज रमेश की उम्र कितनी है, x, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु और 4 वर्ष बाद रमेश की आयु। तो पहले हम लोग 5 वर्ष पूर्व, मतलब अगर आज रमेश की आयु x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल पहले कितनी होगी, जितनी आज उम्र है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व उसकी यानी रमेश की आयु बराबर क्या हो जाएगा, आज x था और उसमें 5 माइनस कर देंगे, अर्थात x - 5 वर्ष, ठीक है। और साथ में प्रश्न में ये भी बोला है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु, तो 4 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में होता है, और बाद का मतलब उसमें जोड़ेंगे, तो 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु, उसकी मतलब रमेश की आयु, और बराबर क्या हो जाएगा, x + 4। ये भी वर्ष में रहेगा क्योंकि आयु है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है हमारा, यानी प्रश्न में जो बोला उसके अनुसार हमें समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण, और उसे हल करना है। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद
रमेश की आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, किसका, x माइनस 5 और x प्लस 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। इसे हल करना है तो जो उत्तर है आपका वो 120 में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग हल करने के लिए बाईं तरफ देख रहे हैं, हम लोग के पास दो कोष्टक है, गुणा कर देंगे हम लोग। तो गुणा करेंगे तो x का x में होगा एक्स स्क्वायर, x का 4 में होगा तो 4x, माइनस 5 का x में होगा तो माइनस 5x, माइनस 5 का प्लस 4 में होगा तो 5 और 20, और ये 360 को बाईं तरफ ले लेंगे, ये माइनस प्लस था, इधर आके माइनस 360। तो इस तरह एक्स स्क्वायर, 5x माइनस है, 4x प्लस है, तो 5 में 4 घटा देंगे तो -1 यानी माइनस एक्स, और 360 और माइनस 20 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, और वो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 380। तो इस प्रकार हमारा जो वर्ग समीकरण बन जाएगा वो बनेगा x का वर्ग माइनस एक्स माइनस 380 और बराबर 0। ठीक है, तो इस वर्ग समीकरण को हमें हल करना है, तो ये हमारा बन जाएगा गुणनखंड विधि। सेकंड चैप्टर में हमने 2.2 में सवाल पढ़ा है गुणनखंड विधि, यानी तीसरे पद का हमें गुणनखंड करना है और घटा करके मध्य वाला अर्थात बीच वाला पद लाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 380 बराबर 0, इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 380 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर आपको 1 आ जाए और गुणा करने पे 380, तो 20 गुणे 19, यानी जो 380 का गुणनखंड होगा, यहाँ साइड में हम लोग लिख सकते हैं 380 का जो दो गुणनखंड होगा, एक होगा 20 और एक होगा 19। अब चूंकि घटा करके हमें -1 लाना है, इसलिए बड़ा वाला जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा और छोटा वाला जो होगा वो प्लस। जब भी घटाने की बात होगी, तीसरे पद के पहले जो चिन्ह होता है वो हमें ये बताता है कि उन गुणनखंड को हमें घटाना है या जोड़ना है। तो तीसरे पद यानी 380 के पहले माइनस था, जिससे हमें ये पता चला कि 20 और 19 को हम लोग घटाएंगे। अब मध्य वाले पद के पहले जो चिन्ह होगा अर्थात यक्ष के पहले जो चिन्ह है वो माइनस है, वो हमें ये बताता है कि इसमें जो 20 और 19 में से बड़ी संख्या का वो चिन्ह होगा, यानी अगर एक्स के पहले ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो गुणनखंड होगा वो x माइनस 20 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 19 बराबर 0। हेलो, हाँ सर बोलिए। ओके, आवाज आ रही है सर? हाँ सर आवाज आ रही है ना। ओके ओके, अब इसके आगे का गुणनखंड x माइनस 20 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 19। फिर आगे का कंटिन्यू हम लोग करेंगे इसी सवाल का। तो हमारा जो दो गुणनखंड था, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में क्या था, x माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में था x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर देंगे, x माइनस 20 बराबर 0 या x प्लस 19 बराबर 0। तो x ये जो -20 है ये बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और या x बराबर ये प्लस में 19 है, ये बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब चूंकि आयु जो होता है वो किसी की आयु माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती, आयु ऋणात्मक नहीं होती। इसका अर्थ ये है
कि जो x का मान है वो -19 वो नहीं होगा, और फिर x का मान कितना हो जाएगा 20। x का मान 20 आ गया, अर्थात रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष। ठीक है, जो कि हमें सवाल में पहले ही पूछा था कि आपको एक वर्ग समीकरण बनाना है और वर्ग समीकरण का उत्तर आपको 20 में आना। तो इस तरह का कोई प्रश्न आपको वर्ग समीकरण का हो सकता है। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है थर्ड चैप्टर से, 1 से n तक की, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल छत्तीस हो, 36 हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का भी एक प्रश्न आपको हो सकता है ऐसा। अंक गणितीय श्रृंखला तीसरा चैप्टर है आपका, और उसमें हमने पढ़ा है पद ज्ञात करने का सूत्र Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन गुणे डी। और अगर योगफल का सवाल दिया है तो योगफल के भी सूत्र होते हैं Sn बराबर, योगफल के दो सूत्र होते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। ठीक है, जिस सवाल में हमें अंतिम पद पता हो उसमें इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा है, अब इस प्रश्न को हल करना है हमें। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल 36 हो तो n का मान ज्ञात करो। योगफल हमें दिया है 36, तो इसका हम लोग हल प्राप्त करते हैं। ये तो प्रश्न था, तो इस तीसरे प्रश्न का जो हल हो सकता है, सबसे पहले तो हम लोग श्रृंखला बनाएंगे। प्रश्न में बोला था 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, 1 से n है और प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या हमें मालूम है कि 1 से स्टार्ट होती है, गिनती है आपकी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरह आपको श्रृंखला लिखनी है एक, और ये भी बोला है कि n तक की प्राकृत संख्या, n मतलब अंत में क्या होगा, n होगा, यानी n पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो ये तो आपका श्रृंखला हो गया। अब इस श्रृंखला से हम लोग प्रथम पद अर्थात a का मान या T1 का मान, d अर्थात सामान्य अंतर, और अंतिम पद अगर हमें मालूम है तो Tn। ठीक है, तो आप देखोगे कि श्रृंखला की जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है श्रृंखला की, T1 है, तो पहली संख्या 1 है अर्थात प्रथम पद, यानी T1 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 1, और साथ में हमें दूसरा यानी d का मान भी निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या में से हम लोग पहली संख्या घटा देंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 2 में 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। और अंतिम पद हमारा क्या है, n है, क्योंकि n तक प्राकृत संख्या बोला है, तो वो आपको Tn का मान है, यानी Tn बराबर क्या हो जाएगा n। तो इस प्रकार हमारे पास a का मान 1 है अर्थात T1 का मान भी 1 ही है, और d का मान 1 है और Tn बराबर n है, और हमें लिखा है कि इनका योगफल दिया है 36, अर्थात Sn का मान भी दिया है आपको, Sn यानी सम ऑफ नंबर्स, यानी पदों का योगफल दिया है, Sn का मान दिया है 36। ठीक है, और मान जो निकालना है वो n का मान निकालना है। तो इस तरह श्रृंखला से हमें T1 का मान, d का मान या और Tn का मान, Sn का मान और n का मान निकालना है। बोला है n का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे योगफल का। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ अंतिम पद हमें पता है
तो इसलिए हम लोग दूसरा वाला सूत्र लिखेंगे योगफल का, सेकंड। तो Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn, ये भी Sn का एक सूत्र होता है। अब Sn का मान आपको दिया है 36, n का मान हमें निकालना है, वो ऐसे रहेगा, बटे 2 भी ऐसे रहेगा। T1 की जगह हम लोग लिखेंगे 1 और Tn की जगह लिखेंगे n, क्योंकि Tn बराबर है n, अंतिम पद हमारा n है, ठीक है। अब इसे हल करना है, तो ये जो नीचे 2 है, ये 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 36, तो 36 गुणा हो जाएगा 72, और n का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो n का 1 में गुणा होगा तो n का n में गुणा होगा तो n स्क्वायर। तो इस प्रकार इससे भी हम लोग वर्ग समीकरण बना देंगे और 72 को, यानी सारे पद को एक तरफ ले लेंगे, तो 72 को हम लोग बराबर के दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो जो हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर प्लस n, ये अपनी जगह पे है, और 72 उस तरफ गया तो -72 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो इस प्रकार हमारा जो वर्ग समीकरण बन गया n स्क्वायर प्लस n -72। अब ये आपका गुणनखंड विधि से हल होगा 2.2 की तरह सवाल। तो 72 का ऐसा गुणनखंड प्राप्त करो कि घटाने पर आपको 1 आए। तो जो 72 का गुणनखंड होगा, 72 का जो गुणनखंड हमारा होगा, तो वो एक होगा 9 और एक होगा 8, 9 8 72, और हमें घटाने पर 1 लाना है, लेकिन 1 का चिन्ह प्लस है, तो इसका मतलब बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला माइनस। तभी हम 9 में 8 घटाएंगे तो 9 प्लस है और 8 माइनस, और फिर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो गुणनखंड होगा वो n प्लस 9 वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और n माइनस 8 वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0। फिर दोनों को सेपरेट कर दो, सॉरी, n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिर n इज इक्वल टू, ये प्लस 9 है तो उधर जाके -9 हो जाएगा, और या n बराबर हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ पे जो माइनस उत्तर है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या हमें मालूम है कि ऋणात्मक नहीं होती, प्राकृत संख्या धनात्मक होती है और 1 से शुरू होती है गिनती आपका जो है वो। तो इस प्रकार ये जो माइनस में आपका 9 आया है वो आपका उत्तर नहीं होगा, और जो प्लस 8 है, धन में संख्या जो 8 है, ये वही आपका उत्तर होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे इसके नीचे क्या लिखोगे कि चूंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती, और प्राकृत संख्या अगर ऋणात्मक नहीं होती है तो इसका मतलब n बराबर नहीं है -9 के, और फिर n बराबर 8 हो जाएगा, और इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इस तरह अंकगणितीय श्रृंखला पर इस तरह के रचनात्मक सवाल हो सकते हैं। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक चौथा प्रश्न लेते हैं। सेम इसी अंकगणितीय श्रृंखला के ऊपर ही सवाल है। तो किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 18वां पद और 39वां पद 148 है, 148 है, तो 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। सवाल क्या दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 18वां पद यानी T18 बराबर दिया है आपको 52, और 39वां पद दिया है T39 बराबर दिया है 148। तो और बोला है 56 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी यस 56 का मान ज्ञात करो। तो ऐसा भी आपको
प्रश्नात्मक सवाल हो सकता है अंकगणितीय श्रृंखला से। T18 यानी 18वां पद दिया है 52, 52 और 39वां पद दिया है आपको 148। तो बोला है 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। इस तरह के भी सवाल आपके हैं स्वाध्याय में, तो इसे हम लोग हल करेंगे। तो हल करते समय हम लोग सबसे पहले सवाल में जो दिया है वो, यानी आपको सवाल है T18 का मान दिया है 52, 8 और निकालना क्या है हमें, यस 56 यानी 56 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए देखो हमारे पास पद का मान दिया है और योगफल निकालना है। तो पहले पद की सहायता से हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो पद का सूत्र यानी Tn का सूत्र, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें इस जो सूत्र है इसमें सिर्फ n की जगह हम लोग पहले 18 लिखेंगे, यानी T18 बराबर a प्लस n की जगह लिखेंगे 18 माइनस 1 और d। अब T18 का मान कितना है आपका 52 बराबर a प्लस 1, 18 में घटाएंगे तो हो जाएगा 17 और d। तो इस तरह हमारा एक समीकरण बन जाएगा a प्लस 17d बराबर 52, समीकरण 1। सेम इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे और समीकरण 2 बनाने के लिए सेम उसी Tn के सूत्र का ही उपयोग करेंगे। तो आप देखोगे कि समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 अर्थात T39 इज इक्वल टू a प्लस 39 माइनस 1 और d। सेम सूत्र रहेगा, उसमें n की जगह 39 लिखेंगे और T39 का मान है 148 बराबर a प्लस 39 में घटा देंगे तो 38 हो जाएगा, 38d। तो अर्थात हमारा जो समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, a प्लस 38 d बराबर 148। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। तो 1 और 2 आप ध्यान दोगे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 17d बराबर 52। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 38d बराबर 148। इन दोनों समीकरण को हल करके हमें a और d का मान प्राप्त करना है और उसके बाद फिर हम लोग एसएन के सूत्र का उपयोग करेंगे और उसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो आगे आप देखोगे कि आपको समीकरण 1 और 2 में a का गुणांक बराबर था और चिन्ह अलग, चिन्ह समान है, तो हम लोग घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, हम लोग 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है आपका है, a प्लस 38d बराबर 148 और एक क्या है, a प्लस 17d बराबर 52। और जब हम लोग घटा रहे होते हैं तो बताया गया है युगपत समीकरण हल करते समय कि जिसका गुणांक समान होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का, तो यानी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो फिर ए कट जाएगा। और जब ए कट जाएगा तो 38 में 17 घटाएंगे तो 19 आएगा और डी, और यहाँ 52 घटाओगे आप तो 8 में 2 जाएगा 6 और 14 में 5 जाएगा 9, 96। घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। आप देखोगे समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं हम लोग, तो 8 में 7 जाएगा 1, ये 1 और
3 में 1 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा 21, और यहाँ 52 96 बराबर है। अब आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है, तो डी बराबर हो जाएगा 96 के बटे 21। अगर ये नहीं कट रहा है तो आपको इसे छोड़ देना है, उसी ये कटेगा। और 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो डी का मान हो जाएगा 32/7। बटे में है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डी का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 17d बराबर 52। तो a सेम ऐसे रहेगा, 17 गुणे डी का मान क्या है आपका 32/7। या इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह ए का मान गुणा करके आप लिख सकते हो। ए बराबर 52 है आपका यहाँ पे, और यानी ए का जो मान निकलेगा वो 52 इंटू 7 और डिवाइड बाय, या 7 का उधर हमने गुणा कर दिया, या आप ऐसे भी कर सकते हो 7a, यानी जो नीचे 7 है उसका गुणा हो जाएगा 7a धन 17 दूना 34 के 4 हासिल लगे 3, 17 त्रिक 51, 3 54, 544, और बराबर 7 का 52 में भी गुणा होगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 1 36। फिर आप माइनस कर दो, यानी 7a बराबर 364 माइनस 544, और आप घटाओगे, 4 में 4 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2, और 3 में 220। तो माइनस, और ये 7a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा -220 के बट्टे 7, 7 हो जाएगा नीचे आपका वो। ठीक है, अब a और d का मान हमें उठा करके Sn के सूत्र में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह वहां पे रख करके हम लोग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d, इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा अलग विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने घटाया है, घटा करके ना अगर आप जोड़ते हो तो भी इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने जोड़ा है वो घटा के हम घटाया, उसको हम लोग जोड़ के भी कैसे कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ते तो a प्लस 18d
बराबर 52 था और a प्लस 38d बराबर 148 जोड़ रहे होते तो ए हो जाता 2a और ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 56। यहाँ पे यहाँ पे 17d है 7 था 56d बराबर 200। ठीक है तो 55 होगा यार, 8 7 15 होते हैं 55। ठीक है अब इसे हम लोग रहने देते हैं। फिर एस एन का सूत्र लिख दो आप, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये इजी पड़ेगा आपको, इस तरह से आप कर सकते हो। और 56 पदों का योगफल बोला था तो एन की जगह 56 लिख दिए बराबर 56 बटे 2 हो गया। और ये 2a ऐसे रहने दो, एन की जगह लिखो आप 56 माइनस 1 और d। फिर आप क्या करोगे आगे, आपको यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ 56 बटे 2 भाग 56 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 28 और इंटू ब्रैकेट में आप देखोगे तो आपको 2a प्लस 55d, तो 2a प्लस 55d का मान वहां आपको दिया है। और 2a प्लस 55d का मान कितना है 200। अब 28 में आप 2 का गुणा कर दो, यानी जो आपका फाइनल उत्तर होगा 5600। तो इस तरह 56 पदों का योगफल कितना होगा 5600। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी सवाल आपको आएंगे वो रचनात्मक स्वरूप के होंगे। तो पहले चैप्टर यानी युगपत समीकरण, दूसरा वर्ग समीकरण और तीसरा अंक गणितीय श्रृंखला, इन तीनों पर आधारित। और या आपको चौथा चैप्टर तो कट गया है आर्थिक नियोजन, पांचवा का हो सकता है संभाव्यता के आधार पर भी हो प्रश्न, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हेलो हाँ काजल बोलो। काजल जायसवाल पूछिए, आपको क्या पूछना है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बोलो। सर आपने जो अभी बताया ना ये वाला सम चौथा वाला, हाँ वो वाला मुझे नहीं समझा, आपने कैसे कट किया? देखो समीकरण 1 और 2 समझ में आया? हाँ वो समझ में आया। हाँ ठीक है, मैं उसके बाद कभी फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है टेंशन मत लो। देखो समीकरण 1 और 2 हमारा जो था वो a प्लस 17d बराबर 52, ये समीकरण 1 था। और जो दूसरा समीकरण था a प्लस 38d बराबर 148। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, वो जो घटाया था मैंने उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट बचेगा क्योंकि वो कटने में आपको आसानी नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं सीधा। तो आप यहाँ जोड़ने पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ोगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और 38 में 17 जोड़ना है तो 8 7 15, 3 और 4 और 1 5, यानी 55d बराबर। और ये आप जोड़ोगे 148 और 52 जोड़ोगे तो हो जाएगा 200। तो कहने का मतलब ये है कि 2a प्लस 55d का मान कितना है 200। और हम लोग इसे क्या करते हैं, अब एसएन का सूत्र लिखेंगे क्योंकि मुझे क्या मान निकालना है 56 पदों का योगफल। ये जो मान है 2a प्लस 55d बराबर 200, इसको ध्यान में रखते हैं और फिर लिखते हैं एसएन का सूत्र जो हमें निकालना है। एसएन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो 56 यहाँ भी n की जगह 56 और सिर्फ n की जगह 56 लिखते हैं हम लोग, और ये d भी ऐसे रहने देते हैं। फिर अगले स्टेप में आप देखोगे 56 में हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 28, और ब्रैकेट के अंदर ये 2a प्लस 56 में घटाएंगे हो जाएगा 55 और d। तो ये जो हमारा ब्रैकेट वाला है ये इतना, इसकी जगह ऊपर देखो मान है 2a प्लस 55d का मान कितना है 200, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी जगह 200 लिख देंगे, यानी 28 और गुणे 200,
और 28 में 200 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5600। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, एकदम आसान है। ठीक है। यस सर। सर मतलब ये वाला जो आपने बताया कि प्लस प्लस कर देने का समीकरण उनको और फिर हाँ हाँ, तो उसमें सर एक कट करना पड़ता है ना? नहीं इसमें यहाँ कट करने की जरूरत नहीं है, जब मैं घटाऊंगा तब कट होता है। यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ ना, यस यहाँ सर। पे मैं जोड़ रहा हूँ, और कटता कब है, जब चिन्ह अलग अलग होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो मैंने इसको क्या किया, जोड़ा है। तो जब मैंने जोड़ा है तो चिन्ह अलग अलग है नहीं, एक का दोनों का चिन्ह सेम है ना। यस सर। ये ए ऊपर प्लस प्लस है और 17 और 38 भी प्लस प्लस है, इसलिए उसको जोड़ देंगे सीधे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? मनीष, मनीष, मनीष चौहान, पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ मनीष चौहान बोलो। हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर, आप मुझे इसका पीडीएफ भेज सकते हो? पीडीएफ? हाँ, हेलो। मनीष, हेलो हाँ बोलो। सर, मुझे आप ये मैक्स वन का पीडीएफ भेजो ना सर, आपने जो अभी कराया। अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, मैं ग्रुप में मिल जाएगा, हाँ थैंक यू। स्कूल के टीचर्स के पास पहुंच जाएगा आपके। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके सर, ठीक है हाँ, फिर। थैंक और यू सो किसी को मच। कुछ पूछना है बच्चों? ठीक है, आप आसान 3 चैप्टर ही आपको आने वाला है, चौथा चैप्टर संभाव्यता है। तो